हो पाए। तो जो उनके विचार थे उनकी प्रासंगिकता की बात हो रही है, क्योंकि उनने जो विचार दिए थे, जो उनका दर्शन था, उसका योगदान तब संजन जब यूज हो, कुछ उससे फायदा हुआ होगा, यह वर्तमान में आगे संभावना है। तो इसी में जो है अचल ने अपने जो एक लेख बनाया है, ज्योतिबा फुले जी के दार्शनिकों और शैक्षिक विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता, अर्थात जो है जो उन्होंने अपना दर्शन रखा उस टाइम, सोसाइटी को कुछ सुधारने के लिए कुछ सोचा, कुछ विचार रखा, उसका वर्तमान समय में क्या फायदे हो रहे हैं। तो आप लोगों को जो है एक आर्टिकल के माध्यम से अचल बीएड प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं, आप लोगों के सामने जो है प्रस्तुत करेंगे। काफी कुछ किया हुआ था, ये अंतर में आया हुआ है, लेकिन मैंने काफी लोगों की बातें सुनी और उसके बेसिस पे अभी बैठ के 4 लाइन लिखी हुई है। सबसे पहले ज्योतिबा फुले जी का, तो वही मैं सबसे पहले यहाँ पर पढ़ना चाह रहा हूँ। मैंने वैसे उनके मीम बना देखिए, ऐसा है, लगती है जो चोट लोहे का भी आकार बदल जाता है। लगती है जब चोट तो लोहे का भी आकार बदल जाता है। पिए हो जो कभी जो अपमान के 2 घूंट इंसान का रुख ही बदल जाता है। पिए हो कभी जो अपमान के 2 घूंट इंसान का रुख ही बदल जाता है। इसे सही से लें या भटक जाएं। जब अपमान होता है तो क्या होता है, इंसान अंदर से हिल जाता है पूरी तरह। तो इसे सही से ले या भटक जाएं, ये खुद पर ही होता है। भटक गए तो जड़ पशु, नहीं तो साधारण इंसान भी महात्मा बन जाता है। तो आज के इस प्रेरणादायी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुझे ये जो हमारा टॉपिक है आज का, महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता, इसी को आधार बनाकर मैंने उनके जो जीवन दर्शन है उसके कुछ बिंदु को लिया हुआ है और उसको आज से जोड़ने की मैंने यहाँ पर को कोशिश की हुई है। तो अनेक मुद्दों पर अगर हम आज उनके विचारों को देखें, पहले तो हमें एक परिकल्पना करनी चाहिए कि वो समय कैसा रहा होगा जब उन्होंने उस समय इन बातों को उठाया, जिस समय उनको सुनने वाला भी कोई नहीं था। ये क्योंकि उनके समय में अगर हम बात करें तो हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे बहुत बुरी तरीके से। उस समय किसी भी लोकल जो आपके भारतीय थे उस समय के, उनको अगर आप देखें, उनके विचारों को सुनने वाला भी कोई नहीं था। क्योंकि एक तरफ तो हमारा आजादी का संघर्ष चल रहा था, उस समय सामाजिक मुद्दे कहीं पीछे छूट जा रहे थे, क्योंकि पहला लक्ष्य था स्वराज की प्राप्ति। तो उस स्वराज की प्राप्ति को लक्ष्य बनाने की वजह से सबसे पहले बाकी चीजों को अलग रख दिया गया था। पर धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे हमारे सामाजिक सुधारक आए और उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर में काम करना प्रारंभ किया। अगर हम बात करते हैं ज्योतिबा फुले जी की, तो ये सिर्फ एक समाज सुधारक या शिक्षाविद तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि इन्होंने कई अन्य जो मुद्दे थे उन पर भी सवाल उठाया। कई लोग इनको सिर्फ इसलिए मानते हैं कि कहते हैं ये सिर्फ दबी पिछली इन्हीं जातियों के लिए काम करते थे, पर अगर आप इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे तो आप ये भी पाएंगे कि इन्होंने कभी भी जातिगत रहते हुए अपने दृष्टिकोण को जातिगत रखते हुए नहीं सोचा। जरूर इन्होंने दबे पिछड़े लोगों के लिए कार्य किया था, परंतु असल में इनका कार्य अगर देखा जाए तो सवर्णों के लिए भी था। अगर हम बात करते तो ये किसी तरीके की जातिगत भेदभाव को नहीं मानते थे। इनका मुख्य जो लक्ष्य था वो यह था कि मानवता की उन्हें सेवा करनी थी। सिर्फ मानव की सेवा के लिए बना हुआ है, उनका यही मानना था। कई लोग उनके विचारों को नास्तिकता से भी जोड़कर देखते हैं, पर वो नास्तिक भी कभी नहीं थे। तो हमें समझने के लिए मिलेगा कि उन्होंने कभी भी ईश्वर को ना मानने वाली बात कभी भी नहीं कही है। वो ईश्वर पर पूरे गहन आस्था रखते थे, परंतु ये जो आस्था होती है ना, इसको भी हम 2 तरीके से देख सकते हैं। ये आस्था 2 रूपों में होती है, एक कर्म रूप में, एक धर्म रूप में, या भाग्य के भरोसे जिसे हम कह सकते हैं। तो उन्होंने भाग्य को दरकिनार करते हुए कर्म प्रधानता को चुना, और उनके पूरे जीवन में जो था इसी कर्म की प्रधानता ही है कि वो सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े। उन्होंने, अगर मैं उनके द्वारा किए गए कार्यों को कुछ पक्षों में रखूं और आज के संदर्भ में जोड़ूं, तो सबसे पहले मैं उनका धार्मिक पक्ष सबके सामने रखना चाह रहा हूं। उसी की मैंने थोड़ी बहुत ये भूमिका रखी हुई थी।
तो धार्मिक रूप से अगर उनके बारे में देखा जाए तो मैंने पहले ही बताया कि वो ईश्वर पे विश्वास पूरी तरीके से रखते थे, परंतु वो कर्म को ईश्वर के समान मान के चलते थे, अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रहते थे। इसी वजह से उन्होंने क्या करा, समाज के लिए कुछ करने का बीड़ा उठाया और सबसे पहले उन्होंने यही देखा कि दबे कुचले जो वर्ग थे उस समय के, उनके लिए काम किया जाए। परंतु उसके साथ साथ उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि ये जातिगत भेदभाव आगे बढ़ते रहे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम उनकी बात को लेके चलते हैं तो हमारी सरकार भी इसी क्षेत्र में आगे बढ़ी। एक समय था जिस समय आरक्षण बड़ा जरूरी मुद्दा था और उन्होंने जो हमारी पिछड़ी जातियां थी उनको आरक्षण प्रदान किया, परंतु वर्तमान समय में क्या हुआ, वर्तमान समय में वो संतुलन बिगड़ गया था। तो इस वजह से फिर सामान्य के लिए भी उन्होंने क्या करा, सरकार ने 10% का जो आरक्षण हम सब जानते हैं ये सब रखा गया है प्रावधान, और वो भी किसकी वजह से रखा गया है, आर्थिक स्थिति को देखते हुए रखा गया है। और आने वाले समय में उन्हीं की जो सोच थी कि मानव में कोई फर्क नहीं रहेगा, तो यही सोच उनकी उस समय रहेगी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं और सामाजिक पक्ष अगर हम देखते हैं तो सामाजिक पक्ष में अगर हम अपने विद्यालय के वातावरण को आधुनिक युग में देखें तो जैसा उनकी परिकल्पना थी कि मानव में कोई भेदभाव नहीं रहेगा, तो विद्यालय इसका एक आदर्श रूप हो सकता है। उस आदर्श रूप में क्या होता है, कहीं भी कोई भेदभाव नहीं होता है, हम सब एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं और पूरी तरह से शैक्षिक माहौल रहता है। तो इसको हम उनकी सोच के साथ में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पारिवारिक पक्ष देखते हैं तो जैसे उस समय क्या था कि कोई भी स्त्री शिक्षा, जैसे हम आज बात करते हुए आए हैं स्त्री शिक्षा के ऊपर हमने आज बात करी, तो अपने परिवार से ही उन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी थी। सर्वप्रथम अपनी जो उनकी पत्नी थी उनको उन्होंने शिक्षित किया और धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, अपने आस पड़ोस सबसे पहले शिक्षा को फैलाने की कोशिश करी और उसके बाद धीरे धीरे एक विस्तृत योजना तैयार करी और फिर विद्यालय की तरफ को गए। तो इसी प्रकार आधुनिक युग में भी हमें सबसे पहले अपने परिवार और साथ में साथ अपने समाज की ओर सबसे पहले इसको अपने उनके किए हुए कार्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारी शिक्षा पद्धति पर, तो आधुनिक जो शिक्षा पद्धति हमारी आई हुई है तो उसमें भी उनके विचारों की काफी प्रासंगिकता है। आधुनिक शिक्षा में सबसे पहले जो रखा गया है नई शिक्षा पद्धति में कि सबके लिए शिक्षा, चाहे कोई भी वर्ग हो, सबके लिए शिक्षा अनिवार्य रूप से घोषित कर दी गई है। तो ये भी उन्हीं के विचार से लिया गया है। तो अंत में अपनी बातों को रखते हुए मैं फिर कुछ लाइनें यहाँ पर को बोलना चाहता हूँ कि उन्हीं को ये समर्पित कर रहा हूँ। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तोहफे के सफर भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई है मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। धन्यवाद।